अब ओसीआई कार्ड के रूल्स में ऐसा बदलाव आया है जो सीधे लाखों लोगों की आइडेंटिटी, ट्रैवल और इंडिया से कनेक्शन को बदल सकता है। खासकर श्रीलंका में रहने वाले इंडियन ओरिजिन लोगों के लिए ये डिसीजन गेम चेंजर बन सकता है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे ओसीआई कार्ड होता क्या है, अभी क्या नया चेंज हुआ है, किन लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा, क्या राइट्स मिलते हैं और क्या नहीं मिलते, और प्रैक्टिकल लेवल पर इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले सीधे अपडेट को समझ लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब श्रीलंका में इंडियन ओरिजिन लोगों के लिए ओसीआई एलिजिबिलिटी को बढ़ाकर 6th जनरेशन तक कर दिया है। यानी अब अगर किसी के एंसेस्टर्स इंडिया से जुड़े थे तो वो 6ठी पीढ़ी तक ओसीआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले लिमिटेशन कम थी और इसी वजह से बहुत बड़ी पॉपुलेशन बाहर रह जाती थी, खासकर प्लांटेशन तमिल्स जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं थे या जनरेशन प्रूफ एस्टैब्लिश करना मुश्किल था। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बदलाव किया गया है। अब श्रीलंकन अथॉरिटीज द्वारा जारी डॉक्यूमेंट्स को भी एंसेस्ट्री प्रूफ के तौर पर एक्सेप्ट किया जाएगा। यानी डॉक्यूमेंटेशन जो सबसे बड़ा हर्डल था उसे काफी हद तक आसान करने की कोशिश की गई है। ये सिर्फ रूल चेंज नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश है। अब समझते हैं कि ओसीआई कार्ड एक्चुअली होता क्या है। तो देखिए, ओसीआई कार्ड एक तरह का लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी स्टेटस है जो फॉरेन सिटीजन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन को दिया जाता है। इसे 2005 में सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट के बाद शुरू किया गया था। इसका मेन पर्पस था डायस्पोरा के साथ कनेक्शन बनाए रखना, क्योंकि इंडिया डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता। इस कार्ड के साथ सबसे बड़ा बेनिफिट है लाइफ लॉन्ग मल्टीपल एंट्री वीजा, यानी बार बार वीजा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप फ्रीली इंडिया ट्रैवल कर सकते हैं। इसके साथ ओसीआई होल्डर्स को इंडिया में रहने, काम करने और पढ़ाई करने की परमिशन मिलती है बिना किसी टाइम रेस्ट्रिक्शन के। कई इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और एजुकेशनल एरियाज में उन्हें नॉन रेजिडेंट इंडियंस के बराबर बेनिफिट्स मिलते हैं। यानी प्रैक्टिकली आप इंडिया की इकोसिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत क्लियर लिमिटेशन भी है। ओसीआई फुल सिटीजनशिप नहीं है। ओसीआई होल्डर्स वोटिंग नहीं कर सकते, इलेक्शंस कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड नहीं कर सकते और कुछ प्रॉपर्टीज जैसे एग्रीकल्चरल लैंड खरीदने पर भी रेस्ट्रिक्शन है। श्रीलंका में इंडियन ओरिजिन तमिल्स का हिस्ट्री कॉलोनियल पीरियड से जुड़ा है। ब्रिटिश टाइम में तमिलनाडु से लेबरर्स को प्लांटेशंस के काम के लिए श्रीलंका ले जाया गया। बाद में जब श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिला 1948 में, तो सिटीजनशिप लॉस की वजह से इन लोगों को स्टेटलेस सिचुएशन का सामना करना पड़ा। बेसिक राइट्स तक नहीं मिले। कई एग्रीमेंट्स हुए इंडिया और श्रीलंका के बीच, लेकिन इशू धीरे धीरे ही सॉल्व हुआ और कई लोग डिकेड्स तक अनसर्टेनिटी में रहे। भले ही बाद में सिटीजनशिप मिल गई, लेकिन इकोनॉमिक और सोशल लेवल पर ये कम्युनिटी काफी पीछे रह गई। एजुकेशन, जॉब्स और रिप्रेजेंटेशन की कमी ने सिचुएशन और डिफिकल्ट बना दी। ऐसे में ओसीआई स्कीम पहले से मौजूद थी, लेकिन जनरेशन लिमिट और डॉक्यूमेंट्स की कमी के कारण बहुत लोग इसका फायदा नहीं ले पा रहे थे। अब जो नया डिसीजन आया है वो इन्हीं लिमिटेशंस को एड्रेस करता है। 6th जनरेशन तक एलिजिबिलिटी बढ़ाना और श्रीलंकन डॉक्यूमेंट्स को मान्यता देना, दोनों स्टेप्स इंक्लूसिविटी की तरफ हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस समझते हैं। सबसे पहले इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस को मजबूत करता है। डायस्पोरा को इंक्लूड करके इंडिया एक पॉजिटिव डिप्लोमेटिक मैसेज देता है। दूसरा, इससे डायस्पोरा एंगेजमेंट बढ़ेगा, लोग इमोशनल, कल्चरल और इकोनॉमिक लेवल पर इंडिया से जुड़ पाएंगे। तीसरा, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, ट्रैवल आसान होगा, लॉन्ग टर्म स्टे पॉसिबल होगा, जिससे एजुकेशन, बिजनेस और कल्चरल एक्सचेंज बढ़ेगा। इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी है। श्रीलंका इंडियन ओशन रीजन में काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन रखता है। ऐसे में इंडियन ओरिजिन कम्युनिटीज के साथ कनेक्शन मजबूत करना इंडिया की सॉफ्ट पावर को बढ़ाता है और ये जियोपॉलिटिकल लेवल पर भी इम्पैक्ट डालता है। अब प्रैक्टिकल बेनिफिट्स देखें तो ओसीआई होल्डर्स को सीमलेस ट्रैवल मिलता है, लॉन्ग स्टे की फ्रीडम मिलती है, इंडिया में पढ़ाई और काम करने के ऑप्शंस खुलते हैं, एनआरआई कोटा के तहत एजुकेशन एक्सेस मिलता है, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड और रेमिटेंस भी आसान हो सकता है और सबसे इंपॉर्टेंट, लोग अपने कल्चरल रूट से रिकनेक्ट कर पाते हैं। लेकिन चैलेंजेस अभी भी हैं। डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। कई लोगों के लिए मल्टी जनरेशन प्रूफ अभी भी मुश्किल हो सकता है। अवेयरनेस अभी भी बड़ा इशू है। बहुत से एलिजिबल लोग अभी भी इस स्कीम के बारे में नहीं जानते और इम्प्लीमेंटेशन में इंडिया और श्रीलंका अथॉरिटीज के बीच कोऑर्डिनेशन जरूरी होगा ताकि प्रोसेस स्मूथ रहे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।